हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि मॉडल सेट है। और यही मॉडल सेट जैसा क्वेश्चन यहाँ है आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए कब का क्वेश्चन, ये 23-24 पिछले साल का ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। इसी को भी हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, किसका क्या आंसर होगा आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास 12 का एडमिशन शुरू हो चुका है। कई बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, और अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो तुरंत अपना एडमिशन लेकर अपना सीट को कंफर्म कर लीजिए। नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसमें कांटेक्ट कीजिए और अपने आप को हमारे साथ इनरोल कीजिए। अपना भविष्य बेहतर और सुरक्षित करने के लिए हमारे साथ जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। बहुत जल्द होली के बाद 17 या 18 मार्च से आपके क्लासेस 12 के शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए भी तैयारी हो रही है। आप हमारे साथ जुड़िए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरी ओर से। पहला क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूनिट और डायमेंशन से पूछा गया क्वेश्चन है। SI में आधार इकाइयों की संख्या कितनी है? तो SI यूनिट 7 होते हैं। 7 यूनिट्स हैं, आप जानते हैं। 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। क्या क्या है एक बार आपके सामने हम लिख दे रहे हैं। एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी और एक तरफ उसका यूनिट हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। देख लीजिए, आपको सभी को पता होगा। जिन बच्चों का आंसर पता है वो साथ साथ आंसर मेरे साथ आंसर भी करेंगे, बताते जाएंगे कमेंट में। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिर उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करेंट और अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये सब आपको हो गए 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसका हम लोग देख लेते हैं यूनिट कि कौन कौन सा ऐसा यूनिट है। मास का सभी बच्चों को पता है, kg है। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन का के लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। करेंट का सभी बच्चे जानते हैं एम्पियर है। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का होता है बच्चों मोल। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनका 7 यूनिट हो गया। तो पहला का आंसर हो जाएगा इस तरह से C नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो लाइट ईयर है बच्चों, ये किस चीज़ का यूनिट है। तो लाइट ईयर है आपको डिस्टेंस का यूनिट। किसका है? डिस्टेंस का। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, वेलोसिटी बराबर होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। हमको यही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वेलोसिटी बराबर S/T हो गया, इसी को फार्मूला में लिख दिए। तो हमको अगर S निकालना हो, वेलोसिटी इंटू टाइम लिखेंगे। अब प्रकाश का वेलोसिटी, लाइट का जो स्पीड है आप जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा? 1 साल। 1 साल में प्रकाश कितना दूरी तय किया, उसी दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो टाइम को हमको सेकंड में लेना पड़ेगा, तो 365 दिन ले लिए। ठीक है, देखिए कैसे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 365 दिन, एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट? तो 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? तो 60 सेकेंड। फिर 60 से मल्टीप्लाई किए, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर D, 9.46 × 10⁻15 मीटर। 15 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 का आंसर हो जाएगा D, जो यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा, आपको हम दिखाते हैं। देखिए, लेकिन इसी तरह से सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
देखिए 9.46 10⁻15 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये भी हम पहले कर चुके हैं आपके साथ डिस्कस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं जल्दी से। बहुत ही आसान है और बार बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, कैपिटल जी m1 m2 बटा में आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी का निकालना है F इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। अब हमको डायमेंशन पुट करना, तो सबका डायमेंशन हमको पता है। फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2, आर है तो L का पावर 2 हो जाएगा, मास है तो m, दूसरा मास है तो m। देखिए मास का यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 - 2, m-1 हो जाएगा। L को देखिए सॉरी, L जो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो हो जाएगा 3। T पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, T का पावर -2 होगा। यही बन जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1। एक आदमी है, सीधी रेखा में जा रहा है v1 वेलोसिटी से फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी vt फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, और वापस वो आगे बढ़ा जिसके वेलोसिटी थी v2। एवरेज वेलोसिटी निकालना है। डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है एवरेज वेलोसिटी का। फार्मूला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला नंबर VAB बराबर 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। दूसरा का ए सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैक बोर्ड में हमेशा बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, फार्मूला बेस्ड। अगर आपको फार्मूला याद है तो तुरंत आप उसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज। ट्रेजेक्ट्री बनाते हैं, ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले ट्रेजेक्ट्री बना लेते हैं। देखिए ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, इस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। पार्टिकल को ऐसे फेंके, जाके नीचे ऐसे गिर गया, यही पाथ होता है ट्रेजेक्ट्री। और इसका जो नेचर होता है ये पैराबोलिक होता है। दो क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। एक तो पाथ का नाम क्या है, आंसर होगा ट्रेजेक्ट्री। दूसरा पाथ का नेचर क्या है, तो आंसर होगा पैराबोलिक। ये दो क्वेश्चन यहाँ से कर लिए आप। अब देखिए एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर जो होगा एक्सेलरेशन पूछ रहा था, एक्सेलरेशन कितना होगा ट्रेजेक्ट्री का, एक्सेलरेशन वहाँ पर g होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आंसर हो जाएगा। पांचवा का डी। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, ये पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे ये एक एक्सिस, इसके चारों तरफ कोई बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, या अगर एक्सिस नहीं भी हो तो भी कोई बॉडी अगर इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो बोल रहा है कि बताइए इसका डायरेक्शन किधर होगा एंगुलर वेलोसिटी का। डायरेक्शन किधर होगा एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है, तो आपको बताना होगा किधर होगा। अब यहाँ देखिए जो इसके बीच में है वो क्या है, एक एक्सिस है। तो एक्सिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है रोटेशनल मोशन के दौरान। तो यहाँ जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर होगा, घूर्णन की धुरी की ओर होगा। ऑप्शन छठा का डी सही होगा। ठीक है। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन अभी आपसे हम डिस्कस किए, वही क्वेश्चन यहाँ सामने आ गया। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है कैसा होता है, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, अभी डिस्कस किए थे। आंसर हो जाएगा पैराबोला, 7 का बी नंबर। शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन है, आपको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, कम से कम कितने वेक्टर्स होने चाहिए। कैसे वेक्टर अनइक्वल, जो जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं।
तो कम से कम हमको 3 वेक्टर होने चाहिए अनइक्वल, जिनका रिजल्ट कितना होगा, 0 होगा। देखिए 3 इसका आंसर हो जाएगा, 8 का नंबर बी सही होगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा सिंपल, कहीं भी नहीं घुमाया गया है, और यही सब क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, समतल में विरामावस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे सरफेस पर रखा हुआ है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो पूछ रहा घर्षण कितना लगेगा। तो घर्षण भैया इसमें अभी लगेगा ही नहीं, घर्षण कब लगेगा, जब ये चलने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, 0, 9 का आंसर हो जाएगा डी, 0, कोई भी घर्षण इसमें काम नहीं करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। 2 बॉडी है जिनका मास 4 kg और 5 kg है, लिख लीजिए। M1 4 kg, M2 जो है वो भैया 5 kg है, आर एक्टेड अपॉन द सेम फोर्स, एक ही फोर्स से लग रहे हैं। एक्सेलरेशन अगर पहले बॉडी में हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A1 हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको सेकेंड बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब A2 आपको फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन है, मास और एक्सेलरेशन दिया है, तो हम पढ़े हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, फॉर्मूला होता है F बराबर ma। ठीक, यहाँ से हम A बराबर क्या लिख सकते हैं, F बटा में m लिख सकते हैं। अब अगर पहले बॉडी के लिए लिखें तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, A1 F1 M1 1 1 1। दूसरे बॉडी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A2 F2 M2। अब चूंकि बोल रहा है क्वेश्चन में सेम फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो F1 और F2 बराबर होगा। ठीक, तो अब क्या होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा, A1 बराबर F बटा M1, इधर हो जाएगा A2 बराबर F बटा M2। आपको क्या निकालना है, आपको दूसरा बॉडी का एक्सेलरेशन A2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप कर दीजिए A1 बटा में A2, डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा इधर, F बटा में M1 F बटा में M2। अब क्या होगा, इसको पलट दीजिए तो रेशियो बन जाएगा F M1 इंटू M2 बटा में F, F से F कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, M2 बटा में M1। M2 का वैल्यू देखिए कितना है, 5, और इसका वैल्यू 4, 5 बटा में 4। इधर आया आपको A1 बटा A2 बराबर 5 बटा 4। A1 का वैल्यू दिया है 2, पुट कर दीजिए, 2 बटा में A2 5 बटा में 4। A2 का वैल्यू निकालना है, A2 को उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बचेगा 2 बटा में 5 गुने 4, 4 दूना 8 बटा 5, 8 बटा में 5। आंसर हो जाएगा इसका, डिवाइड कीजिए 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 डिवाइड करेंगे तो 1 और बच गया इधर से 3, 5 6, हाँ तो ठीक, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए किस बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। न्यूमेरिकल को देख के घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बस जो जो दिया गया उसको लिखते जाइए, फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीन को रोक कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the mass of a body which is equal to the ratio of force acting on a body to the acceleration produced in the body is। अभी हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इक्वल टू ma, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। मास बराबर लिख सकते हैं फोर्स बटा एक्सेलरेशन। यही बोल रहा है कि जो मास होगा वो इक्वल होगा रेशियो किसका किसका, तो फोर्स का और उसके बाद एक्सेलरेशन का। वो किसके बराबर होता है,
तो वो होता है इनर्शियल मास के बराबर। ठीक है, इनर्शियल मास मतलब जड़त्वीय, जो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, और ये रिलेटेड होता है जड़त्वीय द्रव्यमान से। तो आंसर हो जाएगा 11 का डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की ओर। व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग। एक बंदूक है, उसमें गोली लगी हुई है, रेस्ट अवस्था में, अभी फायरिंग नहीं हुआ, तब बंदूक भी रेस्ट और बुलेट भी रेस्ट में। जब कोई चीज़ रेस्ट में रहता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, 0। हमको पूछा गया यहाँ पर मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम का फार्मूला होता है बच्चों, किससे डिनोट करते हैं मोमेंटम को, पी से। फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का वैल्यू 0 है तो मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर न्यूटन के थर्ड लॉ से पूछा गया है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन किधर काम करते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग चीज़ों पर काम करते हैं। एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन कभी नहीं होता। हम मान लीजिए अपने हाथ से दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम फोर्स लगाएं दीवार पर, तो जवाब में दीवार भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। तो हमारा हाथ एक अलग बॉडी है, दीवार दूसरा बॉडी है, दो बॉडी यहाँ आपको देखने को मिला। तो आंसर हो जाएगा दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं, मतलब 2 डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्शन और रिएक्शन वर्क करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना 13। आप भी मेरे साथ आंसर देते चलिए, आपको भी बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर पता होगा। कमेंट में आप जल्दी जल्दी आंसर लिखते जाइए, आप अपना आंसर को मिला सकते हैं, कितना आपका तैयारी हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर आपके सामने आया है। ए बॉडी ऑफ मास 100 kg, एम दिया है 100 kg, जो दिया उसको लिख लीजिए। हाइट दिया है 10 मीटर। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये जब ऊपर से पानी जब गिर रहा है, जब शुरू में गिरने से पहले इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाद का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ mv², हाफ mv²। यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि इंक्रीज कितना होगा उसका काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे, चेंज कैसे निकालेंगे, हम लोग इसका निकालेंगे वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का। मास कितना दिया है 100, जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, हाइट का वैल्यू 10 ले लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। अब देखिए 10,000 तो यहाँ पर आंसर में नहीं है, 9800 है, तो इसका मतलब जी का वैल्यू इन्होंने कितना लिया होगा, 9.8 लिया होगा। हम भी 9.8 लेते हैं, 100 इंटू 9.8 इंटू 10 आ जाएगा आपको 9800 जूल। ये आंसर हो जाएगा। चूँकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो इतना -0 कीजिएगा तो आंसर तो इतना ही ना आएगा, 9800 जूल ही तो आएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा असंरक्षित बल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव। इससे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है, तो अच्छा सा आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। एक बार आपको हम रिवीजन करवा देते हैं कि कौन सा फोर्स का क्या एग्जाम्पल था। पहले देखते हैं कंजर्वेटिव, और इधर देखते हैं इसका उल्टा नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स वैसे फोर्स कहलाते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। इनको पाथ से कोई मतलब नहीं होता है, रास्ता से इनको कोई मतलब नहीं होता है। डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, और ये क्या करते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं।
पाथ डिपेंडेंट। अब आ जाइए एग्जाम्पल पर, सबसे इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में बार बार पूछता है। 4 फोर्स दे देगा, बोलेगा बताइए इनमें से कौन कंजर्वेटिव है या कौन नॉन कंजर्वेटिव है। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एग्जाम्पल होगा फ्रिक्शन और दूसरा विस्कस। यही 4 फोर्स हैं, 2 कंजर्वेटिव हैं, 2 नॉन कंजर्वेटिव। इनको अच्छा से याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछेगा तो आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नॉन कंजर्वेटिव का, तो घर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखिए नॉन कंजर्वेटिव में हम लिखे हैं उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 16 नंबर, फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। ये हिम्मत रखना है कि न्यूमेरिकल हमसे बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल को स्किप कर देते हैं, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं। बस इसी चक्कर में वो न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। आपको न्यूमेरिकल बना कर आना है, छोड़ के नहीं आना है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 50 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, मतलब कि फोर्स का वैल्यू दिया है 50 न्यूटन। 60 डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा 60 डिग्री है। 10 मीटर की दूरी है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। आपको बताना है कितना वर्क होगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा। पुट कर दीजिए 50 गुने 10 गुने कॉस 60, 500 गुने कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो आंसर आ गया 250 जूल। देखिए ये ऑप्शन नंबर डी, कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन और नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल घबराइएगा मत मेरे प्यारे बच्चों, आराम से सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। एक बैले नर्तकी जो लोग डांस करते हैं ऐसे हाथ को लेकर अपने, वो अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करती हैं। वो आपने देखा होगा जो बहुत तेज़ी से मूव करके ऐसे ऐसे डांस करते हैं डांसर्स, वो अपने हाथ को कभी ऐसे फैलाते हैं, कभी हाथ को ऐसे सिकुड़ लेते हैं। तो इनका हाथ का फैलाना सिकुड़ना, ये जो डांस करते हैं, इनमें कौन सा नियम का पालन होता है। तो देखिए ये जो हमेशा घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, और जहाँ रोटेट करेंगे वहाँ पर किसका बात आएगा, कोणीय गति का संरक्षण, एंगुलर वेलोसिटी का कंजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 17 का डी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए यहाँ पर है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हो जाएगा 17 का सही आंसर। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो बॉडी का किस पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये बताना है। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लेते हैं क्या होता है। डिनोट करते हैं आई से, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफरेंट एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस इस पर करता है, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इस पर करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पर करता है, एंगुलर वेलोसिटी पर नहीं करता है। एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ पर कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडीज रोटेशनल एनालॉगी ऑफ, रोटेशनल एनालॉगी का मतलब होता है के समान, के समान। टॉर्क जो है किसके समान होता है रोटेशनल में, तो हम लोग पढ़े हैं टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। याद रखिएगा, टॉर्क जो है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। यदि किसी वस्तु पर टॉर्क लग रहा है तो वस्तु अपने जगह पर घूमने लगती है, ऐसे ऐसे रोटेट करने लगती है, इस तरह से घूमने लगती है। दरवाज़ा आप खोलते हैं तो उसके हैंडल पर फोर्स लगा के खींचते हैं, तो इसका मतलब आप क्या लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। ठीक, आप खिड़की बंद करते हैं, कॉपी में पेज को पलटते हैं, जहाँ आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी वहाँ आप रोटेट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क किसके बराबर होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है।
स्मॉल जी का मान, ये अर्थ का हम ऐसे रफ डायग्राम बनाएं, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर जो सरफेस ऑफ अर्थ का वैल्यू, जो जी का वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब जैसे आप ऊपर उठिएगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, याद रखिएगा जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। और जैसे आप नीचे जाएंगे अर्थ के सेंटर की तरफ तो भी जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे वहाँ पर जी का वैल्यू हो जाता है बच्चों 0। तो आंसर हो जाएगा इसका पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई में। गहराई पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर में नहीं, पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई में। इसका अंग्रेजी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, द डेप्थ इक्वल टू हाफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। कैसे हुआ, फिर से समझिए फिगर से। हम लोग कहाँ पहुँचे थे, सेंटर पर। सेंटर पर पहुँचने के लिए हमें कहाँ तक पहुँचे, रेडियस पर, ठीक है। अब इसको दुगना कर देंगे तो ये पूरा लंबाई क्या बन जाएगा, डायमीटर। डायमीटर का आधा क्या होगा, रेडियस, ठीक। और रेडियस के केंद्र पर जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर वही चीज़ होगा। आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, द डेप्थ इक्वल टू हाफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, पूछ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले होता क्या है वो समझ लीजिए। जब हम यूनिट मास को, ठीक है, यूनिट मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में किया गया वर्क डन ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तब इसका वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होगा, जब हम बॉडी को जितना दूर से लाएंगे, जितना दूर से लाएंगे तो उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा। इसका मतलब अगर हम इन्फिनिटी से इसको लाते हैं तब वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। जितना दूर से हम बॉडी को उठा कर लाएंगे उतना ज़्यादा वर्क डन करेंगे, उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का टाइम पीरियड। देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट। ठीक, अब पहले टाइम पीरियड समझ लीजिए। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बोलते हैं बच्चों एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक, अब बोल रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो पहले फिगर से समझिए किस पर निर्भर वो नहीं करता है टाइम पीरियड, तब ना आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए बीच में हम लोग सन बना दिए, इसके चारों तरफ ऐसे इलिप्टिकल पाथ बना हुआ है और इसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें अलग अलग पोजीशन पर जो प्लैनेट है चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के चारों ओर क्या होगा, अर्थ के चारों ओर इस तरह से अर्थ के चारों ओर भी ऐसे इलिप्टिकल पाथ बना हुआ है। इसमें क्या होता है, मैन मेड सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट दो तरह का होता है, जैसे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, सभी बच्चे जानते हैं, और हमने अपने द्वारा, मनुष्य ने अपने द्वारा कृत्रिम उपग्रह बनाकर छोड़े हुए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मैन मेड सैटेलाइट। और उसी सैटेलाइट की यहाँ पर बात हो रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैटेलाइट जो चक्कर लगाएगा वो किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमको उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कितना टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। तो जो जो फॉर्मूला में टर्म आएगा उस पर निर्भर करेगा, जिस पर नहीं आएगा वो नहीं करेगा। 2πr/v0 ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सैटेलाइट का चक्कर लगाने का। तो देखिए रेडियस आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है। रेडियस आ गया,
इतना तो नहीं होगा, वेलोसिटी का टर्म नहीं है। मास, देखिए मास का कोई यहाँ टर्म है? सैटेलाइट का मास से कोई उसको मतलब है? सैटेलाइट 500 केजी का हो या 5000 केजी का हो, कोई मतलब नहीं है। टाइम पीरियड पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, द मास ऑफ सैटेलाइट। द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेच्ड वायर। इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला होता जो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेस तो है सारे ऑप्शन में, स्ट्रेन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को थोड़ा चेंज करना होगा ताकि उसमें स्ट्रेन का टर्म भी आ जाए, वाई का टर्म आ जाए। देखिए यहाँ पर स्ट्रेन का टर्म को हटा के वाई का टर्म लाना है। वाई क्या है? वाई है बच्चों यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फार्मूला इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस बटा में स्ट्रेस। ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, काट देंगे तो वही चीज़ बचेगा ऊपर वाला। अब यहाँ पर करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये बन गया आपको 1/2 इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस क्या बन गया, स्ट्रेस का स्क्वायर। अब बच गया स्ट्रेन बटा स्ट्रेस, जबकि हम जानते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बटा में स्ट्रेन, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर उल्टा आ रहा है स्ट्रेन बटा स्ट्रेस, इसका मतलब ये हो जाएगा बटा में, तो इसको लिख सकते हैं 1/y। अब देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर बटा वाई, 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर बटा वाई। देख रहे हैं, इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। फिर इलास्टिसिटी चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब जहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू लगभग टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ तक का जो वैल्यू है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो उसका सीधे फार्मूला, ये तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, तनन सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर आइए। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी लिक्विड पर लगने वाला फोर्स है फ्रिक्शन का। जैसे अगर हम हवा में अपने हाथ को चलाएंगे तो आसानी से चला लेते हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन क्या इसी हाथ को आप पानी में आसानी से चला पाइएगा? नहीं चला पाइएगा। क्यों? क्योंकि पानी में एक फोर्स होगा जो आपको रोकने का काम करेगा, और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों विस्कस फोर्स, और पानी की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होगा? लिक्विड का डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। पानी को गर्म करेंगे तो उसका विस्कोसिटी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर, वाटर कैन राइज अप टू हाइट h in a capillary tube. If the tube is cut to half its size, the water in the tube will. एक क्या होगा, ट्यूब है पानी का, कैपिलरिटी से क्वेश्चन पूछा गया, सरफेस टेंशन चैप्टर है। इस तरह का ऐसे पानी का टब भरा हुआ है, यहाँ पर एक ट्यूब ऐसे डाल दिए हैं, तो पानी इसमें जाहिर सा है ऊपर चढ़ेगा। अब ट्यूब को आधा काट दिया गया, क्यों? ट्यूब को आधा काटेंगे तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो होने लगेगा, ज़्यादा बढ़ने लगेगा। पानी नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। नॉट ओवरफ्लो, कुछ नहीं होगा, पानी का लेवल वहीं का वहीं रहेगा, कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्यूब को हम ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, बल्कि ट्यूब की लंबाई को केवल काट दे रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक सर्कुलर पिलर ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन दिया हुआ है इतना, सपोर्ट्स वेट ऑफ 60 kg, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड
ऑन द पिलर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा में एरिया। यही क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेशर निकालना है, फोर्स बटा एरिया करना है आपको। ठीक, अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ वेट क्वेश्चन में दिया है W, तो हम लोग पढ़े हैं F बराबर होता है mg, तो पुट करेंगे mg बटा में A 60, g का वैल्यू 10 ले लीजिए, इसका वैल्यू 60, 10 का पावर -3, 60 से 60 कट गया, ये बन गया 10 का पावर 3, 3 या 10 का पावर 4 हो जाएगा। या अगर देखिए यहाँ पर 9.8 में है तो इसको g का वैल्यू 9.8 लीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए 9.8, सीधा सीधी आपका आंसर हो जाएगा 9.8, 10 का पावर 3। देखिए पहला नंबर 9.8, 10 टू द पावर 3। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल उसका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी को 0 से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन क्या होता है? घटता है। पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या करता है बच्चों? डिक्रीज करता है, घट जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 29, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपेंशन। तीनों लाइन से पूछा है, तीन तरह के एक्सपेंशन हम लोग पढ़े थे। जब लंबाई बढ़ता है तो लीनियर एक्सपेंशन, लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ता है तो आपको बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन, और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। और तीनों का रेशियो जो होता है वो 1:2:3 होता है। ये होता है अल्फ़ा, ये होता है बीटा, ये होता है गामा। ध्यान से देखिए, अल्फ़ा के बाद बीटा के बाद गामा, ऐसे थोड़ा सा घुमा कर पूछा है क्वेश्चन। अल्फ़ा इज़ बीटा इज़ गामा, 1:2:3 ये होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है अल्फ़ा गामा बीटा, जिसको कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन का 1:3:2। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो टेम्परेचर के साथ जुड़ा हुआ है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है कि तीन सिस्टम अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो तीनों का टेम्परेचर कुछ समय बाद बराबर हो जाता है, लगभग एक समान हो जाता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करता है इक्वल टेम्परेचर का। 30 का नंबर हो जाएगा डी। 31 में बढ़ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा, मेयर्स फार्मूला किसके बराबर है? तो मेयर्स फार्मूला डायरेक्ट आंसर आप लिखेंगे CP माइनस CV बराबर R। CP है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और CV स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर R। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये होता है मेयर्स फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। DQ बराबर DU प्लस PW, DQ बराबर DU प्लस PdV। ये हो गया हीट, ये हो गया एनर्जी और ये हो गया वर्क डन। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया एकदम। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पर। मॉलिक्यूल का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटता है तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाता है। तो हो जाएगा 34 का बी नंबर, ऐसा ही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 35 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोनिक दोलक का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंडिकेट करता है। SHM, हम लोग शॉर्ट में उसको बोलते हैं SHM। SHM का जो सिंपल फार्मूला होगा वो होगा ये। 35 का आंसर हो जाएगा डी, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ये SHM का सिंपल को आपका इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आ गया। बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा जब खड़ा हो जाता है तो झूले का आवर्त काल में क्या होता है? झूला आप लोगों ने सब देखा है। सपोज एक एग्जांपल हम बनाते हैं झूला। यहाँ पर कोई बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, बैठकर वो झूला झूल रहा है। अब क्या होगा? बच्चा खड़ा हो जा रहा है, झूला उतना ही बड़ा, अब बच्चा क्या हो गया? झूले पर इस तरह से खड़ा हो गया।
खड़ा होने से क्या होगा, इसका जो लंबाई है एल, ये लंबाई क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर एल बटा में जी। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पर है, तो जब लंबाई बढ़ेगा तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो उसका वृद्धि हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज। 36 का क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है, टाइम पीरियड जो है वो उसका देखिए, बैठकर झूला झूल रहा है एक बच्चा, जब खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्त काल में क्या प्रभाव पड़ता है, t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, टी प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल हो जाएगा। तो जब ये बढ़ जाएगा तो झूले का आवर्त काल में डिक्रीज हो जाएगा, घटेगा घटेगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही करेंगे हम लोग। झूले का जो आवर्त काल है उसका फार्मूला देखिए, t बराबर एल डिक्रीज कर रहा है तो t ऑल्सो डिक्रीज करेगा। जब क्या हो रहा है, एल जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है, खड़ा होगा तो देखिए इसको फिर से समझिए, खड़ा होगा जब बच्चा, झूला का जो फिगर बनाए थे इसको यहाँ से टांगा गया है ना, तो इसका लेंथ हम लोग यहाँ से लेंगे। जैसे कि बच्चा अभी बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ मान लीजिए, तो इसका लेंथ हम लोग यहाँ से लिए। लेकिन यही जब बच्चा ऐसे खड़ा हो जाएगा झूला पर, तो देखिए एल जो पहले इतना था अब वो एल का हो गया, घट गया। जब लेंथ घटा तो झूले का आवर्त काल भी घट जाएगा, कमी होगा। ऑप्शन इसका डी बी नंबर होगा, डिक्रीज 36 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एक स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा भी है। यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर लंबा खींचा जाए तो उसका ऊर्जा कितना होगा। देखिए इसको हम लोग को केस वाइज बनाना होगा। पहला केस में जो दिया गया है वो 2 किलोमीटर लंबा है, इसके अगले केस में कितना हो गया, वो 10 किलोमीटर लंबा हो गया। तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, जो होता है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 1/2 kx²। ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी। इस U को इसने क्या माना है, V माना है, तो हम V मान लेते हैं, 1/2 kx² हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में देते जा रहा है उसको आपको ऐसे लिखते जाना है। ठीक, अब यहाँ हम देख रहे हैं ये जो k है कांस्टेंट है, वेयर k क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तभी जो v होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x² पर होगा। पहला बार में कितना है, 2 किलोमीटर, तो v प्रोपोर्शनल 2 किलोमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। दूसरा बार में हम निकालेंगे v2, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब आपका पूछ रहा है कि इसमें एनर्जी कितना होगा, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों को डिवाइड कर देंगे, v1 बटा v2 कर दीजिए, v1 बटा v2 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 1/25 हो जाएगा, कटने पर 1/25 आ जा रहा है। क्रॉस कर दीजिए, v1 × 25 बराबर v2 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है देखिए, 25 भी है ना आंसर। दूसरा का भी कितना होगा, v2 का वैल्यू हो जाएगा 25 भी। 38 नंबर, वायु में ध्वनि की प्रसार की घटना कैसी घटना है। वायु में ध्वनि की प्रसार की घटना एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें थ्रू आउट हीट जो है कांस्टेंट रहता है, हीट का वैल्यू ना घटता है ना बढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और ठीक वही घटना होती है जब वायु का प्रसार होता है, साउंड, वायु में ध्वनि का जब प्रसार होता है, फिनोमिना ऑफ साउंड प्रोपागेशन। एक और न्यूमेरिकल है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो न्यूमेरिकल पर भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल आप छोड़ दीजिएगा तो आपके बहुत सारे 5-7 क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं, उसको बना के रखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। एक तनी हुई डोरी में इन ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक में इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है 1:2:3, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट का 1 2 और 3 होगा थर्ड का, तो इसका आंसर वही है, सी हो जाएगा। देखिए
बनाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। क्वेश्चन था थ्योरेटिकल, लग रहा था न्यूमेरिकल, तो थ्योरेटिकल अगर थ्योरी कंप्लीट है तो न्यूमेरिकल अपने आप कंप्लीट हो जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस तरंगे ठोस तरल गैस के माध्यम से प्रसारित हो सकती हैं? कौन सी वेव्स जो हैं वो तीनों माध्यम में प्रसारित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या होती हैं? तीनों माध्यम में प्रसारित हो सकती हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए तो कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो ये नहीं होगा आंसर। लॉन्गिट्यूडनल, हाँ, अनुदैर्ध्य तरंगे, ये इसका सही आंसर होगा। ये तीनों माध्यम में जा सकती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है साउंड। साउंड सॉलिड में भी जाएगा, लिक्विड में भी जाएगा, गैस में भी जाएगा, तीनों में। और अगर ये तीनों नहीं रहेगा तो भी, अगर बिना मीडियम के कोई गैस अगर या कोई हम वेव बोलें कि जाती है, तो वो हो जाएगी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मीडियम रहे तो भी ठीक और मीडियम नहीं रहे तो भी ठीक, सब में जा सकती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज इस मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग मिलेंगे एक नए मॉडल सेट के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, बहुत काम का वीडियो है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अंत में जाते जाते आपसे फिर एक बार बता दें कि हमारे इंस्टीट्यूट कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में एडमिशन की प्रोसेस चल रही है। कई बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, आप भी अपना एडमिशन जल्द से जल्द ले लें। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा हमारे द्वारा प्रदान की जा रही है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।